नहीं रहे जेएमएम के कदावर नेता साइमन मरांडी। सोमवार देर रात कोलकाता के निजी अस्पताल में ली अंतिम सांस। कई दिनों से चल रही थी बीमार। व्यवसायी हत्याकांड में पुलिस को मिली सफलता। महज 5 दिनों में अपराधी गिरफ्तार। 6 अप्रैल को मोतिहारी में हुई थी व्यवसायी की हत्या। मुजफ्फरपुर में महिला से सामूहिक दुष्कर्म का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजा जेल। कोरोना को लेकर प्रशासन सतर्क। रात सड़कों पर निरीक्षण के लिए निकले गढ़वा डीसी। खुली दुकानों को दी अंतिम चेतावनी। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव और इस वक्त की बड़ी खबर रांची से आ रही है। आपको बता दें टीवी स्क्रीन पर बड़ी खबर, जहां कोरोना मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। लगातार कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। आंकड़ों में उछाल देखा जा रहा है। झारखंड में कोरोना से 19 मौतें हुई हैं। 2366 नए मरीज सामने आए हैं। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुंदन जी, जिस तरीके से कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, 2000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। लगातार तीसरा दिन ये ऐसा देखने को मिला। देखिए, सबसे अहम बात बता दें आपको कि कोरोना के दूसरे स्ट्रेन में जिस तरीके से संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है जी। पहले स्ट्रेन के दौरान झारखंड की स्थिति काफी आप कह सकते हैं अच्छी थी और झारखंड में खतरा कम था। लेकिन दूसरे स्ट्रेन में देखा यह जा रहा है कि झारखंड में भी खतरा उसी रफ्तार से बढ़ता जा रहा है। और कल के आंकड़ों की बात करते हैं तो कल 2366 संक्रमित मरीज पाए गए और जिसमें सबसे अहम बात यह है कि राजधानी रांची से केवल रांची से 787 मरीज पाए गए हैं। और सबसे कम अगर बात कर लें किसी जिले से संक्रमित मरीजों की संख्या निकल कर आई है तो वह है सरायकेला, जहां से 9 संक्रमित मरीज निकलकर सामने आए हैं। और उसके बाद अगर हम बात कर लें तो कोडरमा से 125 मरीज निकल कर आए हैं, जो कि एक बड़ी संख्या जिले के हिसाब से मानी जा सकती है। 370 मरीज जमशेदपुर से निकलकर सामने आए हैं। और आस्था, अभी तक अगर बात कर लें तो सबसे कम मरीज पलामू और गिरिडीह, जो कुल संक्रमित मरीजों की एक्टिव मरीजों की बात कर लें तो गिरिडीह और पलामू इन 2 जिलों से 77 अभी तक कुल मरीजों की संख्या है जो एक्टिव मरीज हैं। तो कह सकते हैं कि झारखंड के 24 जिले और हर जिलों में संक्रमित मरीजों की संख्या दिनों दिन जिस तरीके से बढ़ रही है, थोड़ी सी स्थिति चिंताजनक बनती जा रही है। अच्छा जी कुंदन जी, जिस तरीके से वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है झारखंड में, क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? टीका अभियान भी चलाया जा रहा है, वैक्सीनेशन भी लगातार किया जा रहा है, हर क्षेत्र में वैक्सीन किया जा रहा है, क्या स्थिति देखने को मिल रही है? देखिए, वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं आस्था, तो सबसे अहम आपको बात बता दें कि वैक्सीनेशन को लेकर जिस तरीके से एक तो लोगों के बीच में जागरूकता की कमी देखी जा रही है और साथ ही साथ जागरूकता के अभाव में जो टीका केंद्रों तक लोग बड़ी संख्या में नहीं पहुंच पा रहे हैं। और दूसरी बात आपको बता दें कि वैक्सीन को लेकर कहीं ना कहीं लोगों के मन में कुछ ना कुछ असमंजस की स्थिति बनी हुई है और शायद इसका खामियाजा जो भुगतना पड़ रहा है वो टीका केंद्रों पर देखा जा सकता है। और टीका केंद्रों की बात अगर हम कर लें तो 16 जनवरी से झारखंड में टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई थी, जिसमें कल दोपहर तक के आंकड़ों की बात कर ले तो 20,69,446 लोगों को टीकाकरण दिया जा चुका है। इसमें 45 साल से ज्यादा उम्र के लोग जो हैं उनकी संख्या 16,38,000 के आसपास की है। और आपको बता दें कि 2,37,410 फ्रंटलाइन वर्कर्स और 1,93,642 हेल्थ वर्कर्स ने टीका लिया है। और पहले डोज की बात मैं बता रहा था, अगर दूसरे डोज की बात कर लें तो दूसरे डोज का टीका लेने वाले लोगों की संख्या लगभग 3 लाख के आसपास है। 3,04,492 अगर इसको टू बी वेरी प्रिसाइज। तो ऐसे में टीकाकरण को लेकर एक तो राज्य सरकार केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगा रही है कि वैक्सीन प्रॉपरली मुहैया नहीं कराई जा रही हैं,
दूसरी तरफ जो टीकाकरण की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया सुचारू रूप से नहीं चल रही है। और तीसरी और सबसे अहम बात की टीका केंद्रों पर जो प्रतिदिन का एक टारगेट, एक लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा है, लोग वहां उतने नहीं पहुंच पा रहे हैं। हालांकि लोग रजिस्ट्रेशन करा ले रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जो टीका लेने वाले लोगों की संख्या है वह संख्या उस तरीके से नहीं चल रही है। और इस बीच केंद्र सरकार ने जो 11 अप्रैल से टीकोत्सव की शुरुआत की है, जो 14 अप्रैल तक चलेगी, तो उस दौरान भी पूरे देश में आप कह सकते हैं टीका लेने वाले लोगों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन इस टीकोत्सव का कुछ खास फर्क झारखंड में देखने को नहीं मिल रहा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ जी हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि लगातार कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लगातार तीसरा दिन ऐसा सामने आया है जहां पर 2000 से ज्यादा मरीज सामने आए। देश भर में कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो गई। हिंदू समाज में नवरात्रों का बड़ा महत्व है। चैत्र नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। इन दिनों पूरा माहौल भक्तिमय हो जाता है। नवरात्रि में पहले दिन मंदिरों में मां दुर्गा के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ मंदिरों में देखने को मिली। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ राजीव रंजन जी सीधे जुड़े हुए हैं। राजीव जी, दूसरा नवरात्र ऐसा निकल रहा है चैत्र का कोरोना के बीच में जहां पर भक्त मंदिर भी नहीं पहुंच पा रहे। उन लोग को बुला। हम अपने वीआईपी न्यूज के दर्शकों को आज नए साल की शुभकामना देंगे, क्योंकि आज चैत्री नवरात्रि के दिन, बसंत नवरात्रि के दिन नए साल की शुरुआत हो जाती है। और इस नए साल के शुरुआत के साथ ही आज जो है 9 दिनों का जो नवरात्रि चलता है, माँ के अलग अलग रूपों की, चाहे माँ के रूप जो भी हो, कात्यायनी हो या जो भी माँ के रूप होते हैं, उनकी अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। आज कलश स्थापना किया जाता है और कलश स्थापना करके माँ के तमाम रूपों की पूजा की जाती है। इस चैती नवरात्रि को रामनवमी भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान राम का जन्म भी इसी चैती नवरात्रि में 9वें दिन हुआ था। यानी चैती नवरात्रि के 9वें दिन भगवान राम का भी जन्म हुआ था और इसलिए इसको रामनवमी भी कहा जाता है। दूसरी तरफ अगर आप इसकी महत्ता को देखें तो काफ़ी महत्व माना जाता है। और इस बार सबसे खास इसलिए भी है क्योंकि पूरे 9 दिन माँ के अलग अलग रूपों की जो पूजा है वो की जाएगी। हमारे साथ यहाँ एक लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि आप लगातार आप लोग यहाँ आते हैं, खासकर रामनवमी में आते हैं, लेकिन इस बार जो उत्साह नजर आ रहा है वो बिल्कुल ठंडा नजर आ रहा है। निश्चित रूप से पिछले साल भी यहाँ पर जो अपना अंदर का जो पंडित जी लोग जो पूजा करते हैं, भगवान का जो पूजा अर्चना होता है वो लगातार जारी है। लेकिन इस बार कोरोना का एक जो फिर दोबारा अटैक हुआ है, इससे लोगों के मन में भय तो है ही, जो भीड़ रहती थी वो भी भीड़ नहीं है। और हमको लगता है कि अभी महंत जी चर्चा भी कर रहे थे कैसे करेंगे, लोग आएंगे, किसको मना करेंगे, और इतना ज़्यादा यहाँ फैला हुआ है। इस बात पे सरकार को देखना और कैसे लोग आकर के अपने भगवान के पास अपनी आस्था को व्यक्त करें, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। और हमको लगता है कि जो ये भी महामारी चल रही है, इस स्थिति में लोग अपने घर पे ही पूजा करें और आए भी तो बहुत सचेत होकर के करें, क्योंकि किसको पकड़ेगी किसको छोड़ेगी ये बहुत मुश्किल है आज के दिन में कहना। हमको लगता है और ये तपोवन मंदिर आज का नहीं, कितनी पुरानी मंदिर है और पूरे झारखंड का सबसे बड़ा मंदिर राम मंदिर है। और रांची का जितना अपने लोग मंदिर में पूजा कर करके यहाँ झंडा लेकर के आते हैं, यहाँ बहुत भव्य आयोजन होता है। देखा जाता था कि आज के दिन खासकर 9 दिन भीड़ रहती थी, लेकिन आज के दिन काफी उत्साह रहता था, लोग काफी संख्या में श्रद्धालु आते थे। लेकिन पिछले 2 सालों से काफी फीका है जी। पिछले साल तो एकदम कंप्लीट बंद था, लेकिन इस बार भी अब देख रहे हैं 4, 5, 7 आदमी जो रेगुलर आने वाले वही आपको दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं भय का वातावरण है और लोगों के मन में भय है। और हमको लगता है माँ भगवती हनुमान जी पूरा हिंदुस्तान को इस महामारी से बचाए। जो स्थितियाँ बन रही है, अब तो ये स्थिति है घर से निकलने में भी लोगों को डर लगता है, जिस तरह से मौतें हो रही है रांची में, जिस तरह से लोगों ने, और प्रशासन को भी सोचना पड़ेगा कैसे इसको करना है। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि आम लोग भी पूजा को लेकर उत्साह है उनके मन में, और जो एक पद्धति होती है उसका पालन कर रहे हैं। लेकिन लोगों के मन में एक डर जरूर है और एक भय जरूर है कि इस नवरात्रि में भी क्या, क्योंकि पिछले साल आप देखेंगे कि कंप्लीट लॉकडाउन था, तो पूजा पाठ तमाम चीजें बंद थी। चैती नवरात्रि पे भी इसका असर पड़ा था।
लेकिन इस बार छूट तो जरूर है, लेकिन लोगों के मन में एक डर है। जिस तरह से रफ्तार बढ़ रही है उसका असर देखने को मिल रहा है। हम आपको दिखा रहे हैं कि अभी हम खड़े हैं तपोवन मंदिर में, और ये तपोवन मंदिर का जो नज़ारा है इस साल जो आपको खाली खाली मंदिर दिखाई दे रहा है। आज के 2 साल पहले की बात करें तो यहाँ हजारों हजार की संख्या में श्रद्धालु भीड़ रहते थे, क्योंकि नवरात्रि में जब रामनवमी का दिन होता है, यानी नवरात्रि के जो 9वें दिन होता है, भगवान राम का जब जन्म हुआ था जिस दिन, उस दिन विभिन्न अखाड़ों से, रांची के विभिन्न अखाड़ों से यहाँ झंडे, महावीरी झंडे को लेकर आया जाता है और यहाँ भगवान राम के चरणों में उसे चढ़ाकर और फिर से वापस अपने अपने अखाड़ों को पर ले जाते हैं और वहाँ चढ़ा दिए जाते हैं। तो इस मंदिर का अपना महत्व था, लेकिन कोरोना का ऐसा प्रकोप है कि इस मंदिर में भी वीरानी छाई हुई है और तमाम जगहों पे, सिर्फ यहाँ नहीं तमाम जगहों पे इसका असर दिखाई दे रहा है। जो लोग कलश स्थापना धूमधाम से किया जाता था वो सिर्फ अब घरों में ही कलश स्थापना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कई पंडितों ने भी इसको लेकर कई गाइडलाइन भी जारी किए हैं कि जो आम लोग हैं और जो लोग कलश स्थापना करते थे उनको अगर पूरी तरह से सामग्री नहीं भी मिल रही है, फिर भी वो भगवान की भक्ति में जितनी सामग्री मिलती है पूजा सामग्री, उसी से अपनी पूजा करें, उनको जो फल मिलता है वो फल मिलेगा। इसके साथ साथ डायरेक्ट सूर्य भगवान की पूजा करने की भाई बात कही जा रही है पंडितों के द्वारा कि आप सूर्य भगवान के अर्घ को अगर करते हैं तो देवी माँ प्रसन्न होती है और आपको उसका पूरा फल मिलता है जो आप एक नवरात्रि के दिन जो पूजा पाठ का मिलता है। तो तमाम तरह की जो पूजा को लेकर पद्धति है और जो नियम कानून है वो भी बताए गए हैं और लोग पालन भी कर रहे हैं। लेकिन आज नए साल की शुरुआत हो चुकी है और इस नए साल के शुरुआत के साथ ही 9 दिन पूरे धूमधाम के साथ माँ के अलग अलग रूपों की पूजा की जाएगी। भगवान राम को के जन्मोत्सव के दिन रामनवमी मनाई जाएगी। जी राजीव जी, कहीं ना कहीं लोगों की भक्ति को कोरोना की वजह से ठेस जरूर पहुंची है, लेकिन फिर भी इन नवरात्रों में लोगों की भक्ति को कम नहीं देखा जा रहा है। जी बिल्कुल ठेस पहुंची है, क्योंकि ऐसा महामारी का वक्त आ गया है कि लोग अपने घरों में से नहीं निकलने को मजबूर हैं। और जो नवरात्रि में उत्साह रहता था, खासकर रामनवमी के दिन आप देखेंगे कि नवरात्रि के 9वें दिन जो उत्साह रहता था, जो जुलूस में भीड़ रहती थी रामनवमी को लेकर, जो जुलूस निकलता था, उस जुलूस को भी सरकार ने इस बार कोरोना को देखते हुए रोक लगाया है। लोगों का उत्साह भी नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो मंदिरों में भीड़ हजारों हजार की संख्या में रहती थी वहाँ कोरोना का डर हावी हो गया है। हालांकि घरों में लोग पूजा पद्धति जो है उसका पालन कर रहे हैं, कलश स्थापना कर रहे हैं, माँ के अलग अलग रूपों की पूजा कर रहे हैं, लेकिन कोरोना के कारण इस बार काफी जो है वीरानी दिखाई दे रही है मंदिरों में और बाजारों में भी। जी बिल्कुल राजीव जी, कहीं ना कहीं लोगों की धार्मिक भावना आहत हुई है, लेकिन फिर भी घरों में रहकर अपनी भक्ति को लोग पूरी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर की तमाम जानकारी देने के लिए। मुंगेर का चर्चित अनुराग हत्याकांड में उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया है। हाई कोर्ट की निगरानी में सीआईडी को जांच कराने के आदेश दिए हैं। साथ ही जांच का जिम्मा मिलने के बाद सीआईडी की टीम मुंगेर में एक्टिव नजर आ रही है। तो वहीं पटना से सीआईडी डीएसपी के नेतृत्व में फॉरेंसिक टीम ने मुंगेर पहुंचकर इस मामले में वैज्ञानिक जाँच शुरू कर दी। मुंगेर पहुंची सीआईडी और फॉरेंसिक टीम ने शहर के बेकापुर सहित बाटा चौक, 1 नंबर ट्रैफिक, गांधी चौक पर फॉरेंसिक जाँच शुरू की और कई लोगों से घटना के बारे में पूछताछ की। आपको बता दें कि न्यायालय की ओर से हत्याकांड मामले में ठीक से जांच नहीं करने को लेकर 13 पुलिस पदाधिकारियों को तबादला करने के आदेश दिए गए। 13 पुलिस पदाधिकारियों में 3 इंस्पेक्टर, 9 एसआई और 1 एएसआई शामिल हैं। हाई कोर्ट में मामला के मॉनिटरिंग के बाद घटना के 4 माह बाद फॉरेंसिक टीम आई और घटना स्थल का मुआयना किया। घटना स्थल में अनुराग का जहाँ शव गिरा हुआ था वहाँ से मट्टी को उठाया, वहाँ से चौराहे की दूरी को नापा। इसके अलावा गोलीकांड में अन्य कई 5 जख्मियों का भी पीओ जहाँ पर वो जख्मी था उस जगह को चिन्हित किया और उसके दूरी को नापा। आपको बता दें कि मुंगेर का सबसे चर्चित हत्याकांड अनुराग हत्याकांड में हाई कोर्ट ने उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया है। निगरानी में हाई कोर्ट की सीआईडी को जांच के आदेश दे दिए हैं।
इस खबर की तमाम जानकारी के लिए अतहर खान संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतहर, सीआईडी को अब ये अनुराग हत्याकांड का जो मामला है वो पूरा सौंप दिया गया है। अब सीआईडी की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, सीआईडी की तरफ से जांच टीम और फोरेंसिक जांच की टीम आई और जहां पे अनुराग को गोली लगा था वहां पे घटनास्थल पर पहुंच के वहां का कुछ मिट्टी का सैंपल ली और जितने घायल हैं उनको बुलाया गया और स्थानीय लोग से पूछताछ की कि घटना कैसे हो रहा है, पहले किसने गोली चलाई थी, पूरे घटनाक्रम की वो तफसील की जानकारी ले रही है। जी, इस दौरान देखा जाए न्यायालय की ओर से हत्याकांड मामले में ठीक से जांच नहीं करने को लेकर तबादला कर दिया गया है पुलिस पदाधिकारियों का। तो पुलिस पदाधिकारियों का जिनका तबादला किया गया है उन पर क्या कुछ संदेह देखा गया है? क्या उनके ऊपर कोई ऐसी बात सामने आई है इनसे सम्मिलित तो रहने की? देखिए, ये जो मामला था अनुराग हत्याकांड में, इसमें डीआईजी सफीउल हक के द्वारा एसआईटी की टीम भी गठन की गई थी। उस टीम में 13 अधिकारी को शामिल किया गया था और कहा गया था कि निष्पक्ष जांच कर जल्द से जल्द कार्रवाई करें। लेकिन पुलिस अपनी कार्रवाई में काफी देर बरत रही थी और काफी ढिलाई बरत रही थी। इसी कारण अनुराग के परिजनों ने जाके हाईकोर्ट में मामला दर्ज किया। इस मामला को लेके गए और उन्होंने कहा कि ये मामला सीबीआई को दिया जाए, स्थानीय पुलिस इसको सही ढंग से जांच नहीं कर पा रही है। न्यायालय से गुहार लगा तो न्यायालय ने इस पर संज्ञान लेते हुए तुरंत कार्रवाई करते हुए जितनी भी एसआईटी की टीम में जो पुलिस पदाधिकारी है उनको हटाकर सीबीआई को ये जांच दिया गया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अतहर खान संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो पुलिसकर्मी का तबादला किया गया है, सही से जांच नहीं करने के आरोप उन पर लगे हैं, जिसके बाद हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए सीआईडी को इसकी जांच सौंप दी। मोतिहारी में हार्डवेयर व्यवसायी हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने महज 5 दिनों में अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल मोतिहारी के कोटवा थाना क्षेत्र में दीपक मोड़ के पास 6 अप्रैल को एक हार्डवेयर व्यवसायी की हत्या कर दी गई। साथ ही 2 लाख रुपए की लूट कर बदमाश फरार हो गए। इस घटना की सूचना पुलिस को मिली, जिसके बाद एसपी नवीन चंद्र झा ने एक टीम का गठन किया, जिसमें सदर डीएसपी अरुण कुमार गुप्ता के नेतृत्व में थानाध्यक्ष कोटवा नितिन कुमार, तकनीकी सेल को मामले के खुलासे का जिम्मा दिया गया। एसपी द्वारा गठित टीम ने अपनी मेहनत से महज 5 दिनों में ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं अपराधियों के पास से 2 देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस और लूट का 30,000 का कैश भी बरामद किया है। फिलहाल सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। अरेस्ट किया गया रोशन यादव, सोनू कुमार और प्रवीण राम, ये तीनों ही कोटवा थाना के निवासी हैं। इनके पास से 2 देसी कट्टा, 3 गोली और लूट का 30,000 रुपया भी बरामद हुआ है। एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में टीम बनी थी, जिसमें मनीष, नितिन, चिरंजीवी, मुन्ना और नित्यानंद दुबे थे। मुजफ्फरपुर बिहार हथौड़ी थाना पुलिस को सफलता हाथ लगी है। सामूहिक दुष्कर्म का वायरल वीडियो के जरिए पुलिस ने मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल होली के दिन 5 युवकों ने महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म को अंजाम दिया, जिसके बाद महिला ने थाने में 5 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसमें हथौड़ी थाना क्षेत्र के पितौझिया गाँव से मुख्य आरोपी अर्जुन सहनी को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे न्यायालय के आदेश पर 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। तो वहीं लोक अभियोजक डॉक्टर संगीत शाही ने बताया कि इस मामले में स्पीड ट्रायल चलाकर पीड़ित को इंसाफ का हर संभव प्रयास किया जाएगा। जी, एक नाबालिग के साथ बलात्कार करके और उसका वीडियो वायरल कर दिया गया है, जिसमें आज अर्जुन सहनी गिरफ्तार होकर आए हैं। तो अब आगे इसमें क्या कार्रवाई? आगे इसमें है कि इनको जेल भेजा जाएगा, उसके बाद स्पीडी ट्रायल चलाकर इनको सजा दिलवाया जाएगा, क्योंकि ये तो समाज के विरुद्ध अपराध है और ऐसे अपराध के जो खुलेआम जो लोग घूम रहे हैं वो पकड़ा जाए और उनको जल्दी सजा नहीं हो तो इससे एक विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो इसके लिए हम लोग पूरा कोर्ट से भी कोशिश करेंगे और ये पॉक्सो का मामला है, पॉक्सो कोर्ट में स्पेशल ट्रायल चलाकर इनको सजा दिलवाने की पूरी कोशिश की जाए। इसमें बीती रात प्राथमिकी नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। कितने लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा हुआ है? 5 लोगों के खिलाफ। तो मामला क्या है? ये गैंगरेप का मामला और IT एक्ट का मामला है। नहीं पता है, पर हमको पता है। मेरा 9 बजे रात को
भागलपुर में एक बार फिर से भूमाफियाओं का कारनामा सामने आया। दरअसल भूमाफिया ने सरकारी जमीन को अपने नाम से जमाबंदी करा ली। मामला उस समय सामने आया जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन के बाद स्थानीय प्रशासन के द्वारा रिपोर्ट तैयार की जा रही थी। दरअसल बीते 20 दिसंबर 2020 को भागलपुर जिले के नवगछिया गुवारीडी टीले का भ्रमण करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए हुए थे। उन्होंने टीले की हर स्तर से रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश जिला प्रशासन को दिए। इसी दौरान जब जमीन की रिपोर्ट तैयार की जाने लगी तो पता चला कि टीले की जमाबंदी किसी व्यक्ति के नाम से दर्ज मिली, जिसके बाद भागलपुर के अपर समाहर्ता राजेश झा राजा के कोर्ट में यह मामला प्रशासन ने दर्ज कराया, जिससे जमाबंदी रद्द की जा सके। कोर्ट में सुनवाई के दौरान पता चला कि कोसी नदी का 4 एकड़ 82 डिसमिल हिस्सा जिस पर नदी बह रही है वो हिस्सा किसी ने अपने नाम से करा लिया है। फिलहाल इस मामले पर आगे की कार्रवाई जारी है। उस ज़मीन के डिटेल के बारे में पता किया गया, जो आखिर वो ज़मीन किसकी है, कैसी है, कब से किसके नाम से दर्ज है। तो इन सब सूचनाओं के बारे में प्रतिवेदन की मांग की गई तो पता चला कि वो बिहार सरकार खाते की ही ज़मीन है और किस्म जंगल कह के दर्ज है, लेकिन उसकी जमाबंदी किसी वहीं के ग्वारीडी के ही जयरामपुर एक गांव है, तो जयरामपुर के लोगों के द्वारा जो है सो अपने नाम से उसकी जमाबंदी कायम करा ली गई है। कुल ज़मीन 3 एकड़ 62 डिसमिल थी। तो उस सारे जमाबंदी के डिटेल को जांच करते हुए एक प्रस्ताव की मांग कंसर्न्ड अंचल अधिकारी से की गई। बीपुर के अंचल अधिकारी इदारा-ए-शरिया की झारखंड प्रदेश इकाई की बैठक आयोजित की गई। नमाज मगरिब की ये बैठक हजरत कुतुबुद्दीन दरगाह परिसर में आयोजित हुई। बैठक में इबादत का महीना कहे जाने वाले रमज़ान को लेकर चर्चा की गई। आपको बता दें कि झारखंड प्रदेश इकाई की बैठक का आयोजन किया गया था। इसमें रमज़ान को लेकर चर्चा की गई है। कुतुबुद्दीन दरगाह परिसर में आयोजित हुई थी ये बैठक। पूर्णिया जिले में अपराधियों का तांडव जारी है। पुलिस को चुनौती देते हुए बेखौफ अपराधी घटना को अंजाम देकर आसानी से फरार हो रहे हैं। ताज़ा मामला पूर्णिया जिले के बनमनखी अनुमंडल के हरिपट्टी गांव का है, जहां अपराधियों ने घर में घुसकर 25 वर्षीय युवक को गोली मार दी। गोली युवक के सीने में लगने से घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीपीओ और थानाध्यक्ष दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। घटनास्थल से एक खोखा बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ऐसे ही घटना हुई, थाना को इन्फॉर्मेशन किया गया, वहाँ से आए दरोगा, मतलब वो आए और यहाँ जो है ना ऐसे देख सुन करके बस चले गए। एक खोखा गिरा हुआ था बाहर में, वह लिया और चल दिए। हाँ कैसे निकला, ऐसे निकला हो गया। तब इसके बाद फिर जो है ना आया और आदमी डीएसपी साहब आए, तब साथ में मिल करके कहाँ चलिए तो देखेंगे किधर से आया किधर गया, तब आगे तक गए। और राते में जो है ना मौका नहीं दिया, हम लोग को दिमाग खराब हो गया था हम लोगों का। आया तुरंत आधा घंटा के अंदर, हाँ बोझिए लेके चलते हैं। किसने कहा ये बात? वही जो आए थे थाना प्रभारी आए थे। हाँ बोझिए लेके चला गया। गढ़वा जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। इसे लेकर जिला प्रशासन काफी गंभीर है। कोविड-19 के नियम का अनुपालन हर हाल में हो, इसके लिए डीसी गढ़वा राजेश कुमार पाठक काफी गंभीर है। रात दुकानों को बंद कराने के लिए डीसी खुद निकले और जो भी दुकानें खुली हुई दिखी उन सभी को डीसी ने अंतिम चेतावनी देकर कहा कि आज इन लोगों को चेतावनी दी है, अब आगे से जुर्माना सहित प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी। संक्रमण बढ़ रहा है। राज्य सरकार के निर्देश से 8 बजे रात के बाद दुकानें बंद रहेंगी, फिर हम लोग जांच करेंगे।
उत्तर प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों के अजब गजब रूप देखने को मिल रही है। मतदाताओं को लुभाने के लिए प्रत्याशियों की ओर से एड़ी चोटी का दम लगाया जा रहा है। ताजा नजारा झांसी जनपद में देखने को मिला, जहां गुरसराय क्षेत्रीय थाना अंतर्गत ग्राम प्रधान प्रत्याशी के समर्थकों द्वारा वोटर्स के बीच मुर्गे का वितरण किया गया। ये वितरण किसी सार्वजनिक जगह पर एकत्रित कर नहीं, बल्कि जोमेटो और स्विगी की तरह होम डिलीवरी की गई। वोटर को लुभाने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि वीआईपी न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन प्रत्याशी का यह प्रयास चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि ये वीडियो वायरल हो रहा है, इसकी पुष्टि वीआईपी न्यूज नहीं करता है, लेकिन इस वीडियो में देखा गया है कि मुर्गे इस दौरान होम डिलीवरी करवाए जा रहे हैं। वीआईपी न्यूज़ की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।